हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। पिछले चैप्टर में हमने देखा, पिछले पार्ट में हमने देखा था द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसका पहला। अभी इसके बाद में हम इसका आगे से देखते हैं। देखिए, इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने 19th सेंचुरी में, चूंकि ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस एक देश से दूसरे देश के बीच में कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही थी, तो 3 प्रकार के फ्लो बताए। ये बिल्कुल लाइन टू लाइन आपकी बुक के अंदर है। तो इसके अंदर क्या क्या लिखेंगे आप? फ्लो ऑफ 19th सेंचुरी में इकोनॉमिस्ट के द्वारा बताया गया। फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ आपका कैपिटल और फ्लो ऑफ ट्रेड। तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ कैपिटल और फ्लो ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट है कॉर्न लॉज। कॉर्न लॉज सबसे पहली चीज ब्रिटेन के अंदर ये होता है। कॉर्न लॉज है क्या? देखिए, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन में कॉर्न के भाव जो है बढ़ गए। एक सरकार के सामने चैलेंज आ गया कि कॉर्न के भाव बढ़ गए तो क्या करें फिर? या तो प्रोडक्शन बढ़ाइए और या फिर आप क्या करो, बाहर से इंपोर्ट करो। किसका? कॉर्न का। भाई, जो सामान है आप और मंगा लेंगे तो वहां पर अमाउंट बढ़ जाएगा, मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो नेचुरली भाव डाउन आ जाएंगे। लेकिन लैंडेड ग्रुप्स के प्रेशर में आकर, लैंडेड ग्रुप्स का मतलब होता है जमींदार। जमींदारों के प्रेशर में आकर गवर्नमेंट जो है उसने कॉर्न के इंपोर्ट पर बैन कर दिया। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं कॉर्न लॉज। समझ गए बात? फिर बाद में ये हटता भी है, कॉर्न आता भी है, भाव भी गिरते हैं। तो कॉर्न लॉज का मतलब बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ कॉर्न। कहां से रिलेटेड हो गया? ब्रिटेन से। अगला देखिएगा, कैनाल कॉलोनीज। कैनाल कॉलोनीज देखिए, वेस्टर्न पंजाब के अंदर जो है ब्रिटिशर्स ने क्या करा, स्पेशली किस पर ध्यान दिया है? एक मिनट बस खोल के दो। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उन्होंने वेस्टर्न पंजाब के अंदर स्पेशली किस किस चीज के प्रोडक्शन पर ध्यान दिया? व्हीट प्लस कॉटन। देखिए, यहां पर ध्यान रखिएगा कि वो एरिया जो था वो एक तरीके से वेस्ट था। अब उस जगह पर नहरों का लिंक करके और वहां पर लेबर्स जो है काफी आ गई। बड़े भूभाग को उन्होंने प्रोडक्टिव बना दिया, और ये प्रोडक्टिव आपके लिए नहीं बना रहे हैं ताकि वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। अब इन नहरों के किनारे वेस्टर्न पंजाब के अंदर जो है लोग बाग बस गए। इसे ही बोलते हैं क्या? कैनाल कॉलोनीज। आई समझ में बात? तो ये आपका कैनाल कॉलोनीज किससे रिलेटेड हो गया? वेस्टर्न पंजाब से, और जो वेस्ट लैंड थी उसको उन्होंने फर्टाइल कर दिया। अब है हमारा रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर क्या देखेंगे? रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में आपकी रेलवेज हो गया, टेलीग्राफ्स हो गई, आपकी लाइट वैगन्स हो गई, फास्टर रेलवेज हो गया, ये सब कुछ चीज़ें आपकी इसमें आएगी। क्या प्रभाव पड़ा? तो सबसे बड़ा प्रभाव कि जो अमेरिका से खाने पीने का सामान हो, एक एग्जाम्पल दिया गया कि जो पहले मीट वगैरह जो भी कुछ आया करता था यूरोप के अंदर, वो काफ़ी महंगा था, क्योंकि रीचिंग प्लेस के ऊपर ही जानवरों को काटा जाता था। मतलब लाइव एनिमल इतनी दूर से सी वॉइसेस के द्वारा, यानी जिंदा जानवर जहाज में चढ़ाओ और जिस जगह पर जाना है उस जगह पर जाके उनको काटा जाता था। अब इसके अंदर एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसको क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेटेड शिप्स, यानी शिप्स जो है उसके अंदर
फ्रिज की व्यवस्था हो गई। अब फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट जो जानवर है उनको स्लॉटर यानी काट पीट के फिर आगे भेजते थे, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम बढ़ने लगा, प्राइस ऑफ मीट और नॉन वेज एंड अदर फूड स्टफ्स बिकेम डाउन, अवेलेबिलिटी फॉर ऑल। ठीक है, तो ये हो गया, ये रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर है। नेक्स्ट टाइम रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट और केटल प्लेग। रिंडरपेस्ट और केटल प्लेग, देखिए जानवरों की बीमारी है। हमारे यहाँ पर 2 साल पहले जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, तो उस टाइम पर जानवरों का एक रोग आया था लंपी, तो ये भी एक प्रकार का जानवरों का रोग था। अब देखिएगा, ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया। अब इसके अंदर ईस्टर्न पार्ट के अंदर एरिट्रिया नामक जगह पड़ती है, और उस ये इस तरीके से फैला है यूं, ये इसका सदर्न टिप है, इसको बोलते हैं केप टाउन। ठीक है, तो ये पूरे अफ्रीका में फैल गया। थोड़ा सा पेच है इसके अंदर, आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना इसमें। रिंडरपेस्ट, इट वाज द कैटल प्लेग, इट स्प्रेड इन अफ्रीका। उस टाइम पर आप डेट लिखोगे 1890s, ध्यान रखना इसको। लेकिन अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे क्वेश्चन आए ऐसे कि रिंडरपेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका, तो आपका जवाब आएगा 1880s। समझ में आ गया। लेकिन इस 1880s से पहले इन्होंने क्या लिखा है, लेट। थोड़ा सा टाइम लेके समझना, हालांकि मैंने पहले ही बताया आपको, 1890s में जो वर्ष गिने जाएंगे वो ध्यान रखिएगा कहाँ से गिने जाएंगे, 1889 से लेकर और 1889 तक, सॉरी 1889 से लेकर और 1899 तक ये वर्ष गिने जाएंगे। अब इस जगह पर ये 1880s का है, ये लेट 1880s का है, तो इसके अंदर कौन से साल आ गए, 1879 से लेकर और 1889। ये देखिए यहां से पकड़ा गया ना ये, तो एक जगह पर इसको लेट 1880 लिखा है और एक जगह पर लिखा है 1890। तो कुल मिला के कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये बोलेगा स्प्रेड कब हुआ, तब डेट लिखना है 1890s, और जब आएगा अराइव्ड तो आप लिखेंगे 1880s। ये डिजिट ध्यान में रखिए बस, ठीक है, बस बात ही खत्म हुई। क्या है, कैटल प्लेग है, और इसके कारण से 90% जहां से गुजरा 90% केटल जो है वो खत्म हो गए, मर गई इस बीमारी से। यानी इतनी घातक बीमारी थी, इतना भयंकर ये कैटल प्लेग था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ध्यान रखिएगा इसको। तो अफ्रीका में ये फैलता है क्या, कैटल प्लेग। अब अगला देखते हैं, इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर, इसको हिंदी में कहते हैं गिरमिटिया। ज्यादा लोड नहीं लेना दिमाग के ऊपर, बहुत आसान है। गिरमिटिया मजदूर उनको कहते हैं जो बॉन्डेड लेबर होते हैं। गिरमिटिया मजदूर वो होते हैं जिनको जनरली फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जनरली इट वाज 5 years, 5 साल तक एक लेबर को किसी दूसरी जगह पर भेज दिया जाता था विद कंडीशंस, और वहीं पर उसको रहना पड़ेगा। दे कुड नॉट लेफ्ट द एग्रीकल्चर लैंड और प्लांटेशन फार्म विदाउट परमिशन, वो छोड़ नहीं सकते उसको। तो लगभग 5 साल तक तो वहां पर रहना ही रहना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इंडेंचर्ड लेबर जो है वो भारत में एबोलिश कब होती है, 1921 में। ये इसका एक अलग से क्वेश्चन हो गया। पहला तो इंडेंचर्ड लेबर हो गया। अब आपको पूछेगा कि व्हेन इट वाज एबोलिश्ड, तो आपका जवाब क्या आएगा, 1921। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट टाइम कैरेबियन आइलैंड। कैरेबियन आइलैंड्स में किन किन को देखेंगे, तो एक जैसे त्रिनिदाद, गुयाना, और इसके बाद में सूरीनाम। ये आपके जो हैं, तो ये आपके
कैरेबियन आइलैंड में, जैसे ये क्वेश्चन दे सकता है कि विच इज नॉट इंक्लूडेड। अब इसके अंदर मान लीजिए कि मॉरिशस दे दे, फिजी दे दे, तो ये तीनों को ध्यान रखना आपको, त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम। अब यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ इनकी थी कि इस जगह पर इंडेंचर्ड लेबर को भेजते थे, तो यहाँ पर वो अपना जो लेजर टाइम है किस प्रकार से वो स्पेंड करते थे, किस प्रकार से अपनी आवाज़ उठाते थे, मतलब क्या तरीके से उनका रहन सहन क्या था। तो एक तो इससे रिलेटेड है होसे। भाई होसे का मतलब ये हुआ कि विदेश में जाइए आप मान लीजिए कि अपने जो यहाँ से अरब कंट्रीज में जाते हैं, तो ये तो है नहीं कि किसी एक राज्य से जाते हैं, कोई राजस्थान का है, कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, कोई केरल का है, कोई जम्मू कश्मीर का है। फिर इसके साथ साथ में कुछ लोग हो सकता है पाकिस्तान के भी मिल जाए, कुछ लोग हो सकता है दूसरी जगह के भी मिल जाए। तो अलग अलग जगहों की संस्कृति, उनकी लैंग्वेजेस, वो वहाँ पर जाकर वो डिस्कस करते हैं, वो अब एक मिक्सचर बन जाता है। तो इसी प्रकार से त्रिनिदाद के अंदर होसे जो है वो किसके लिए था? इमाम हुसैन। इमाम हुसैन जो सेलिब्रेट करते हैं मुहर्रम, तो ये इमाम हुसैन की याद में होता है। तो ये होसे एक प्रकार का मिक्सचर था, इसको थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया। एक और था जैसे रास्ता फेरिनिज्म, और एक चटनी म्यूजिक। चटनी म्यूजिक कई बार लगती है ना, भूख लगती है, चम्मच वगैरह बच्चे बजाते रहते हैं, जल्दी लाओ मैगी लाओ जल्दी लाओ, तो इस तरीके से चटनी म्यूजिक है। तो ये तीनों हैं, होजे है, रास्ता फेरिनिज्म है, चटनी म्यूजिक है। ये कहाँ से है? त्रिनिदाद से रिलेटेड है। त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, ऑल आर रिलेटेड टू कैरेबियन आइलैंड। जैसे हमारा अंडमान निकोबार है, तो उसके अंदर अलग अलग जगहों के नाम है ना, क्योंकि ग्रुप ऑफ आइलैंड है। जैसे अपना लक्षद्वीप वो 36 का है, ये इधर वाला 204 का है अंडमान निकोबार। तो 204 आइलैंड का मतलब समझ रहे हैं, 204 जमीनें हैं अलग। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये भी है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, लेकिन है किसके समूह में? कैरेबियन। जैसे हमारा अंडमान निकोबार है, वैसे ये कैरेबियन ग्रुप ऑफ आइलैंड। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। इसके बाद में एक टर्म है छोटा सा, बहुत कुछ हार्ड नहीं है, इकोनॉमिक्स के टाइम पर भी अपने देखा है, और इनको आपको फिर से देखना चाहिए। एक एक दो दो नंबर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहला टैरिफ। टैरिफ का मतलब टैक्स ऑन इंपोर्ट, आयात के ऊपर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? टैरिफ। इसके बाद में एक टर्म ये है ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट। थोड़ा सा इधर समझिए, ये है कंट्री ए और ये है कंट्री बी। ये है कि हम भारत में रह रहे हैं और ये है अमेरिका, समझो आप। तो अपन यहाँ पर रह रहे हैं, हमारा कैरेक्टर ये है, हमने पहले इसको सामान बेचा, मतलब हमारे देखो सामान गया ना, एक बार हमने इसे सामान खरीदा, जब हम बेचेंगे तो हमारा ये क्या कहलाया? एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट हमने कितने का किया? मान लीजिए 100 रुपये का किया, 100 रुपये का किया, तो 100 रुपये आपके पास आ गए। अब आपने इंपोर्ट किया तो आपको पैसा देना पड़ेगा। अब आपको देना पड़ा कितना? 200 रुपया। इंपोर्ट किया तो पैसा गया आपसे, तो 100 रुपये आपके पास आए यानी प्लस, 200 रुपये आपके पास से गए यानी माइनस। कुल मिलाकर आपको नफा रहा है नुकसान रहा? हम रहे -100, यानी ये तो भैया ट्रेड डेफिसिट हो गया। क्यों हो गया जी? क्योंकि आयात मूल्य जो है वो निर्यात मूल्य से ज्यादा है। इट मीन्स, इसको डेफिनेशन कैसे बना देंगे? ट्रेड सरप्लस मीन्स व्हाट? ट्रेड सरप्लस मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड ओवर द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। अगर निर्यात या एक्सपोर्ट की जो कुल कीमत है वो आयात से ज्यादा है तो वो तो है ट्रेड सरप्लस। चलिए और शॉर्ट में करें, अगर निर्यात ज्यादा है तो सरप्लस है और आयात ज्यादा है तो नुकसान। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। और इसके अंदर अब आप पहुंच चुके हैं अगले पार्ट में, जिसके अंदर हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी भैया। तो लड़ाई किससे लड़ेंगे? लड़ाई वर्ड की लड़ेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सबसे पहली चीज कब शुरू हुआ? 1914 से शुरू होके 1918 तक। किन किन के बीच में लड़ा गया भैया? दो ग्रुप बन गए। एक कौन सा बन गया? एक बन गया आपका अलाइड ग्रुप, एक बन गया आपका एक्सिस ग्रुप। चलो आज से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं,
तो एक लड़की ने क्या कहा कि यू आर माई बॉयफ्रेंड। वाह वाह, इसलिए मिल गए। अलाइड का मतलब क्या होता है? मिलना। तो यू आर माई बॉयफ्रेंड, ओके ओके, यू आर माई बॉयफ्रेंड, ले भाई बॉयफ्रेंड बन गया। यू मीन्स यूएस, आर मीन्स रसिया, बी मीन्स ब्रिटेन और एफ मीन्स फ्रांस। हो गई याद? यू आर माई बॉयफ्रेंड। एक्सिस ग्रुप में कौन कौन है? एक्सिस ग्रुप में देखिए कौन है? जर्मनी, मैन हेड यही है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। अब थोड़ा सा एक बार हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर में चलते हैं। आपने क्या पढ़ा था? खिलाफत मूवमेंट। आपने क्या, हु वर द प्रोमिनेंट लीडर? मोहम्मद अली और शौकत अली। कभी हुआ था? 1919 में हुआ था। क्यों हुआ था भैया? बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अवर कॉलोनियल गवर्नमेंट, वी वर द कॉलोनी एट दैट टाइम, और द ब्रिटिशर्स, तो दे मेड आउट ऑफ द राइट्स द खलीफा, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लाम, इस्लामिक कंट्रीज। तो टर्की का जो हेड है खलीफा, उसको हटा दिया उन्होंने। तो देखिए ये आक्रमण हुआ ना, कब हुआ है? 1914 से 18 में। इसीलिए 1919 में जो ये टर्की भी हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और इस वजह से फिर खलीफा जो वहाँ का था उसको अपदस्थ कर दिया गया, यानी उसको अपने राइट से हटा दिया गया, ओवर थ्रोन कर दिया गया। इसलिए सारे मुस्लिम नाराज हो गए, और 1919 में इसका विरोध हमने भारत में भी दिखाया, जो कि खिलाफत मूवमेंट के नाम से होता है। चलिए खैर, ये दोनों चीजें आपको पता चल गई। किन किन के बीच में हुआ? पहली शर्त ये, तो अलाइड ग्रुप और एक्सिस ग्रुप। अलाइड में, अलाइड का मतलब मित्र राष्ट्र, तो मित्र मित्र फ्रेंड, यू आर माई बॉयफ्रेंड। और एक्सिस मतलब धुरी, धुरी में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, ये आ गए। क्लियर बात होगी? पहला वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जैसे मान लीजिए आर्टिलरी है, आपके केमिकल बॉम्ब्स हैं, मशीन गन्स हैं, तो ये सब कुछ चीज़ें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। उससे पहले तो तीर भाले चलते थे, भाग भाग के हल्दी घाटी में, कभी इसमें कभी इसमें। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऐसा हुआ जो इंडस्ट्रियल बेस्ड, जो सामान है लड़ाई का सारा इंडस्ट्रियल बेस्ड था। इसके बाद में और इसकी खास बातें क्या है? ये इसमें कुछ खास नहीं है कि 90 लाख लोग मर गए और 2 करोड़ के आसपास लोग मारे गए, तो ये आपसे पूछेगा नहीं। तो 3 चीजें इसके अंदर है। पहली, कौन ग्रुप में हुआ, पहला इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉर है, और डेट इसकी क्या है, ये 3 चीजें ध्यान में रखिए। ठीक है, ये पूछ लेगा व्हाई इट कैन बी कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल वॉर, तो आपको लिखना पड़ेगा। फिर जो भी उसके आर्म्ड जो चीजें थी वो वगैरह सब कुछ इंडस्ट्रियल फैक्ट्री बेस्ड था। अब इसके बाद में देखिए, लड़ाई तो हो गई साहब, छोटी सी चीज़ है ये, आपको वन लाइनर में या फिर इस तरीके जरूर पूछ सकते हैं। वर्ल्ड वॉर के बाद में, जब युद्ध के बाद में जब इकोनॉमी को पटरी पर लाना है, तो फिर क्या करा? तो ऐसी सिचुएशन में, जैसे अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका में आप देखिए एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है फोर्ड कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी है, आपको सबको पता ही है। और इस कंपनी ने, ये वो पहली कंपनी है जिसने मास प्रोडक्शन ऑफ कार्स, मतलब बड़ी तादाद के अंदर इस फोर्ड कंपनी ने, ऑटोमोबाइल कंपनी ने बड़ी तादाद में और गाड़ियों का उत्पादन किया। कौन सी गाड़ी का उत्पादन किया? फोर्ड गाड़ी का। लेकिन फोर्ड गाड़ी तो बहुत सारी की होती है, मॉडल बताइए। बिल्कुल मॉडल था इसका, इस मॉडल का नाम था टी मॉडल। ठीक है, टी मॉडल की कारें इन्होंने निकाली थी। कब निकाली थी? 1908 में। ठीक, और ये सब कुछ पॉसिबल किस लिए हुआ? देखिए एक लाइन में आपको बताते हैं। आप कभी देखिए कि फैक्ट्रीज के अंदर कोई डिब्बे पैक होते हैं या फिर और कोई चीज़ पैक होती है, तो एक ऐसे असेंबली लाइन से बनी हुई होती है, डिब्बे 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 चल रहे हैं, लगातार चल रही है। एक जगह पर एक ऊपर से मशीन आती है, जैसे मान लीजिए कि उसका डब्बा बंद करना है, ढक्कन लगना है, तो खट खटाक आगे से रखते जाते हैं, इसको बोलते हैं असेंबली लाइन। तो आपसे पूछेगी, मान लीजिए कि मास प्रोडक्शन of Ford Motors, but how can you say that? In what way these production, this huge number of the production of cars were possible? So it was because of assembly line. It was because of assembly line. ये हालांकि इतना पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, बस खाली नाम बता रहा हूँ, तो उतना ही बस, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बाहर नहीं आएगा इससे ये लोग।
अब ये हमारा कंप्लीट है यहाँ पर। इसके बाद में एक टर्म आता है ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन पढ़ते सबके डिप्रेशन आता है, क्या पढ़े? ग्रेट डिप्रेशन। इसका पहला सवाल, शुरू कब हुआ? ग्रेट डिप्रेशन कब से शुरू हुआ? डिप्रेशन मतलब समझ रहे हो ना, विश्व में भयंकर आर्थिक तंगी आ जाना। कोरोना के टाइम पर आप इस धरती पर थे, आप लोगों को पता है कि सारे उद्योग धंधे सब कुछ बंद हो गए, तो ये ग्रेट डिप्रेशन ही तो है, ये कोरोना के बाद का इम्पैक्ट है। तो किसी भी प्रकार से जब ग्लोबली इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाए पूरे वर्ल्ड के अंदर ही, तो इसको क्या बोलेंगे हम? डिप्रेशन ही बोलेंगे, ग्रेट डिप्रेशन। तो ये ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट कब होता है? 1929 में। अगर सेंटेंस में भी दे दे कि इट वाज स्टार्टेड इन 1929 एंड लास्टेड मिड ऑफ द 1930s, ये लीजिए, इस तरीके से आपको इसको लिखना है। पहली चीज तो वही है। अब ग्रेट डिप्रेशन से क्या है ग्रेट डिप्रेशन? तो देखिए इसका कारण ये है, देखिए 14 से 18 में वर्ल्ड वॉर हो गया, लोग बाग मारे गए। अपने देखा कि साहब 90 लाख के आसपास लोग मारे गए, 2 करोड़ के आसपास लोग इंजर्ड हो गए, इतने लोग थे। चारों तरफ से लोन वगैरह सब कुछ बंद हो गया। यूएस ने लोन वगैरह दिया, एक बारी देता रहा, जो उसके बेस्ट थे अचानक उसने हाथ ऊपर खड़े कर दिए, भैया मैं तो नहीं दूंगा। फिर क्या करें? दिवालिया हो गए, बैड डेबिट्स। अब देखिए यहाँ पर जो डिप्रेशन है इसके कारण से क्या होगा? लोगों के पास में उद्योग धंधे नहीं, कोई काम नहीं, बेरोजगारी फैल गई भयंकर तरीके से। अब लोग करेंगे क्या? एग्रो प्रोडक्शन, यानी एग्रीकल्चर पर ध्यान देंगे। अब कोरोना में देखा ना आपने, कोरोना में जो हाई फाई जो टाई पहन के लोग चलते थे, गाड़ी से नीचे नहीं उतरते थे, उन लोगों ने गाने गाए थे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। सब गांव में आ गए, मेरा गांव मेरा देश। तो लोग किस पर ध्यान देने लग गए? एग्रीकल्चर पर। अब एग्रीकल्चर पर हर कोई आदमी देख रहा है, मतलब अपना खेत बो रहा है, तो प्रोडक्शन बढ़ गया। अब प्रोडक्शन इतना भयंकर बढ़ गया कि वैल्यू डाउन हो गई। ये है। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया है कि जो अमेरिका है वो फाइनेंस कर रहा है, और एकदम से उसने फिर वापस से उगाही शुरू करी, तो उसने लोन देना बंद कर दिया। अब जो जो उसके बेस पर ही हैं वो तो लुट गए। अब कैसे करें? आगे काम चल ही नहीं रहा। इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझिए, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपको लोन चाहिए, बैंक आपको लोन दे नहीं रही, आपका काम कैसे बढ़ेगा जी? नहीं बढ़ेगा ना, वही सिस्टम हुआ। तो ये है ग्रेट डिप्रेशन। इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट, आपको 2 तरीके से पूछेगा, इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। दोनों में सेम सी चीज है, तो इसको कोई खास वाली बात नहीं। तो ये आपका ग्रेट डिप्रेशन से रिलेटेड था। अब देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर। चलो जी, एक लड़ाई कंप्लीट, अब दूसरी लड़ाई करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि ये 6 सालों तक चला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कितने वर्ष तक चला था? 6 वर्षों तक। कैसे जी? काउंट करके देख लो भैया, 6 ईयर्स तक चला था ये। ठीक, ग्रुप कौन से हो गए? वही, एक अलाइड, दूसरा एक्सिस। अलाइड के अंदर कौन हो गए? वही यू आर माई बॉयफ्रेंड। और एक्सिस में कौन हो गए? जर्मनी, इटली और जापान, ये वगैरह हो गए। ठीक, पहली चीज तो ये आ गई। अब दूसरा ये है, इसमें सिर्फ खाली आपको ये ध्यान रखना है क्या हुआ इसके बाद में। इस युद्ध के बाद में 2 पावर बन के उभरे। कौन? पहला यूएस, दूसरा एसयू। यूएस का मतलब यूएस है, यानी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, इराक में लड़ाई होती है अमेरिका, अफगानिस्तान में लड़ाई होती है अमेरिका, पाकिस्तान में लड़ाई होती है अमेरिका, यूक्रेन में लड़ाई होती है अमेरिका, आर्मेनिया में लड़ाई होती है अमेरिका, अजरबैजान में लड़ाई होती है अमेरिका, बांग्लादेश में कुछ होता है अमेरिका। पॉलिटिकल इंटरफेयर है इनका। और कहीं पर भी कोई पैसा वैसा, सब ज्यादा पैसा है, हर जगह पर पैसा देते हैं। तो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वर्ल्ड वॉर के बाद में नंबर 1 नंबर पर कौन आया? यूएस, जो कि पहले कौन था? ब्रिटेन, अब कौन हो गया? यूएस। दूसरा पावर आया आपका एसयू। एसयू का मतलब है रूस, रसिया। देखिए, रूस बनने से पहले रूस का नाम क्या है? एसयू, सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के 16 टुकड़े हुए,
जब जाके फिर आज के टाइम पर रसिया, ये यूक्रेन जो है इसका हिस्सा था, ठीक। तो ये रूस, ये क्या है, एक बड़ी ताकत बन के उभरा, ठीक है ना। तो ये दो पावर थे, यूएस और एसयू या फिर रसिया भी आप लिख सकते हो। तो आपसे पूछे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट क्या रहा, कौन सी दो ताकतें उभरी, तो एक तो यूएस, दूसरा रसिया। ग्रुप वो की वही है। ये आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, 6 वर्ष तक चला, 1939 से लेकर और 1945 तक। अब देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर 6-6 साल तक लड़ाई चली। उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, लोगों को काफ़ी नुकसान हो गया, देशों को काफ़ी बिल्कुल एकदम से डिक्लाइनेशन हो गया, कैसे करें। तो ऐसी सिचुएशन में 1944 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 1944 में एक सभा का आयोजन हुआ। सभा का आयोजन कहाँ हुआ, एक जगह है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स कहाँ पड़ती है जी, न्यू हैम्पशायर में। ये कहाँ पर है, ये अमेरिका में यानी यूएस में, यूएसए में है, ठीक है। इस जगह पर 1944 के अंदर एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग को क्या कहते हैं, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। और इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट क्या निकलता है, इसमें दो संस्थाओं की स्थापना होती है। मींस 2 institutions were formulated after the Bretton Woods conference, and which was that, first was World Bank। अगर आपको बोले इंटरनेशनल बैंक, बोथ आर सेम। एक दूसरा है IMF, ठीक है ना। किसी माँ के 2 बच्चे एक साथ पैदा हो तो उनको क्या कहते हैं, जुड़वा। तो इस मीटिंग से ये 2 संस्थाएं का उद्भव हुआ, इसलिए इनको जनरली क्या कह देते हैं, ब्रेटन ट्विंस। ब्रेटन ट्विंस। अगर आपसे पूछे कि विच 2 institutions आर नोन एज ब्रेटन ट्विंस, यू विल से वर्ल्ड बैंक एंड IMF। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अब देखिए छोटी सी चीज है, आपसे इससे आगे बढ़ के सवाल कर ले कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF, तो व्हाट यू विल से, तो आप कहेंगे वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या करेगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। जो कि आपके इस वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए हैं उन देशों की इकोनॉमी जो है उसको वापस से पुनः स्थापित करने का काम, रिकंस्ट्रक्शन का काम कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक। तो फिर भैया IMF क्या करेगा, IMF जो है वो अपने साथी जो ग्रुप के जो मित्र हैं, मित्र राष्ट्र जो है, इन मित्र राष्ट्रों के सरप्लस और डेफिसिट को मैनेज करेगा, ठीक है। मींस टास्क इसका क्या हो गया, मैनेजिंग ऑफ द सरप्लस एंड डेफिसिट। की कोई घाटे में जा रहा है तो मतलब वो उसको बैलेंस कर रहा है, और ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक। तो ये 2 बातें हो गई इसकी। अब इसके बाद में एक लास्ट इसकी चीज और बची है, उसको बोलते हैं अपन G77। तो बेटा ये बात ये है, वर्ल्ड बैंक जो है उसकी स्थापना तो हो गई, लेकिन वो खाली सिर्फ किसके इनिशिएटिव पर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना जो है वो किसके इनिशिएटिव पर हुआ, डेवलप्ड कंट्रीज पर। अब जाहिर बात है डेवलप्ड कंट्रीज के इनिशिएटिव पर हुआ तो वो प्रॉफिटेड भी किसको करेगा, डेवलप्ड कंट्रीज को ही। अब 60 और 70 के दशक में जब ये डेवलपिंग और अनडेवलप्ड जो कंट्रीज हैं इनको कोई फायदा नहीं हुआ, तो इन्होंने कहा भाई हम तो जो है इस ग्रुप में नहीं रहेंगे, हमारे को फायदा ही नहीं हो रहा। तो इन जो कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया। क्या बनाया, ग्रुप ऑफ 77। क्या फर्क पड़ा कि अपने नियम, भाई तू भी कमा मैं भी कमा रहा हूं। जो WTO कर रहा है, हिज फर्स्ट प्रायोरिटी वाज टू बेनिफिट द डेवलप्ड कंट्रीज। हम क्या कर रहे हैं, व्हाट अबाउट अस। तो इसलिए दे फॉर्म G77, ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज। इट इज ऑल्सो नोन एज NIEO। NIEO का फुल फॉर्म से पूछ सकता है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो इस चैप्टर में तो भैया इतना ही है आपका, और ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, और मिलते हैं अगले चैप्टर में 4 नंबर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।